आज मैं आपको जिस पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ ना, ये टॉपर की सबसे फेवरेट चॉइस है। अगर इसमें वैकेंसी मान लो 100 है ना, तो 120 130 तक रैंक तक ये पोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि टॉपर्स लोग सबसे पहले ऑप्ट इसी पोस्ट को करते हैं। वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो इसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग का भी मौका मिलता है और बहुत जल्द मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे कंट्री मिलते हैं। तो आज मैं आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि कितनी सैलरी मिलती है, इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, फॉरेन में कितनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे इसका क्वार्टर क्या होती है, इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि हम फॉरेन मिनिस्ट्री में जाने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। ये एक ग्रुप बी का नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। उसका जो ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे होता है। जो बाकी पोस्ट जो हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, ये सब जो पोस्ट है ना, जिनका जो लेवल होता है, इनका भी यही लेवल होता है, लेकिन उनसे ये ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? विदेश मंत्रालय में, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी पोस्टिंग होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मेन काम क्या होता है? आपका बाकी जो कंट्रीज होते हैं वर्ल्ड में, जितने भी कंट्री है, उनसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, वो वाला डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री के साथ आपका जो रिलेशनशिप है इसी मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है। आप काम भी वही करते हो और आपको फॉरेन में पोस्टिंग का मौका भी आपको मिलता है। अब चलते हैं आगे। अब इनका वर्क क्या होता है भाई, कि इनको काम क्या करना पड़ता है? तो देखो, इनका मेन जो काम होता है ऑफिशियल वर्क ही होता है। 9 to 5:30 का जॉब होता है, कोई इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन याद रखना कि इसमें अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम कर रहे हो तो आपका फॉर्मल होना नेसेसरी है। बाकी एएसओ सीएसएस हो गया और बाकी जो एएसओ का पोस्ट होता है, उसमें आपको फॉर्मल ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको फॉर्मल पहन के ही जाना, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस एंड फॉर्मल शूज पहन के जाना जरूरी है। और साथ में आपके हेयर्स भी एक ऑफिसर्स की तरह होने चाहिए, बियर्ड्स भी, ऐसा कि आपको फॉर्मल लुक ऑफिसर वाला दे। ये बहुत कंपलसरी, नहीं तो वहाँ पे आपको मेमो मिल जाता है। काम में मैंने बता दिया, नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम हो गया। कोई भी रिसीट आया, उसको कंप्यूटर पे आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है, हायर ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट करना, उस पर अप्रूवल लेना और वापस उनको कम्युनिकेट करना है। यही मेन काम होता है। अगर आरटीआई वाले सेक्शन में चले गए तो आरटीआई का रिप्लाई करना है, पार्लियामेंट क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये सब मेन काम होता है आपका, ऑफिशियल वर्क ही होता है। कोई पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन मिशन एंड अब्रॉड एंड मिनिस्ट्री। अगर कोई ऐसा एमओयू बना दो कंट्री के बीच में, उसका कोऑर्डिनेशन करना, कोई पॉलिसी बनी दो कंट्री के बीच में, तो उसका कोऑर्डिनेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के एएसओज ही करते हैं। ठीक है, एएसओज और उसके जो हायर ऑफिसर सब मिलकर करते हैं। प्रेस्टीज इन एम्बेसीज 3 से 5 साल। अब क्या होता है, इनकी पोस्टिंग फॉरेन में भी होती है। जब आपका 2 साल प्रोबेशन का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इंडिया में, 2 साल, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। और आपके पास फिर वैकेंसी आती है कि आपको कहाँ पे जाना है पोस्टिंग में। ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे उसमें, तब जाकर के आपको, अगर वहाँ पे वैकेंसी है, आपको मिल गया, तो आप उस कंट्री में आप चले जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में अच्छी कंट्री नहीं मिलती है, बेकार कंट्री। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट में भी आपको अच्छी कंट्री मिल सकती है। डिपेंड करता है कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी आई हुई है। बहुत सारे लोग ऑप्ट जो करते हैं वो नेबरिंग कंट्री ऑप्ट करना चाहते हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। ऐसी कंट्री को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ताकि वो घर से अपना आना जाना आराम से कर सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ड्रीम होता है। और एक बार जब आप फॉरेन पोस्टिंग में जाते हो तो कम से कम 3 साल के लिए वहाँ पे रहते हो। अब कितनी वहाँ पे सैलरी मिलती है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लैंग्वेज सीखना पड़ता है। देखो, अब अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो जहाँ पे लैंग्वेज अलग है ना, तो आपको वहाँ का बेसिक लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, उसका भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही मेन काम होता है। जब आप एम्बेसीज में जाओगे तो वहाँ पे भी काम आपका यही होगा, ऑफिशियल वर्क ही होंगे। हल्का फुल्का कभी कभी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, बट वो बहुत कम होता है। नहीं तो मेनली आपका जो काम होता है, आपका ऑफिशियल वर्क ही होता है, ऑफिशियल काम ही करना होता है। अब चलते हैं पोस्टिंग डिटेल के बारे में, कहाँ कहाँ पोस्टिंग। तो सबसे पहला 2 साल का जो पोस्टिंग होगा दिल्ली में होगा, परमानेंट दिल्ली में ही होती है आपकी पोस्टिंग। और कौन सा, अभी जो कर्तव्य भवन बना वहाँ पे होती है, या फिर इसका एक एमईए का अलग ही बिल्डिंग है, जवाहरलाल नेहरू भवन है। ठीक है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है।
और साथ में सब्सिक्वेंट उसके बाद आपको एम्बेसीज में पोस्टिंग होती है। मैंने बताया कि 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका हो गया, अगर वैकेंसी है, बाकी लोग ने नहीं डाला, आपसे अगर ज़्यादा सीनियर है तो पहले उसको मिलता है चांसेस, उसके बाद आपको चांस मिलता है, तो उसके बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें फॉरेन जाना कंपलसरी होता है, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, आप फॉरेन नहीं भी जा सकते हो, आप अपना यहाँ पे इंडिया में भी रह सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं फॉरेन क्योंकि वहाँ पे भाई मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे वहाँ पे सैलरी मिलता है। टेन्यूअल 3 साल का होता है, ठीक है। और सिटी कौन कौन से मिल गए, तो कोई भी सिटी जहाँ पे भी इंडियन एम्बेसीज हैं, इंडिया को जो एम्बेसी है अलग अलग कंट्री में, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अफगानिस्तान में भी जा सकते हो आप, ढाका में भी जा सकते हो, बहुत सारे जा सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसकी सैलरी की, सैलरी कितना मिलता है। तो लेवल 7 के हिसाब से जो इसका जो बेसिक पे है 44,900 है, तो ये आपकी सैलरी नहीं है, ये इसका बेसिक पे है। इस पे HRA DA वगैरह आपको जो मिला करके आपको लगभग 85K के आसपास इन हैंड पर मंथ मिलता है, ठीक है। जो ग्रॉस अगर दिल्ली में रहोगे तो आपको लगभग कितना मिलता है, 95K के आसपास आपको ग्रॉस यहाँ पे मिलेगी, और इन हैंड 85 के आसपास मिलेगा। ये 7th पे के हिसाब से। कुछ टाइम पे 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे सैलरी 85 की जगह पे आप 1 लाख इन हैंड लगभग मान सकते हो कि उतना मिलेगा। और यहाँ 1,20,25 हज़ार के आसपास आपका जो ग्रॉस सैलरी आपको रहेगा जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, लगभग 1 साल के अंदर मुझे लगता है लागू हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी मैंने 95,000 बता दिया। लेकिन जब आप फॉरेन में जाते हो तो वहाँ पे एक फॉरेन अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, फॉरेन अलाउंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फॉरेन अलाउंस जो 2 से 4 लाख पर मंथ तक मिल सकती है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, कोई अगर ऐसा कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा खर्चे नहीं है तो वहाँ पे आपको फॉरेन अलाउंस कम मिलेगा। लेकिन ऐसी कंट्री जो न्यूयॉर्क में चले गए, पेरिस में चले गए, ऐसी जो कंट्री हो गई, तब तो आपको भाई वहाँ पे फॉरेन अलाउंस काफ़ी ज़्यादा 4 लाख 5 लाख पर मंथ के तक मिलता है। ये आपको जो सैलरी हो तो मिलेगा ही, प्लस साथ में फॉरेन अलाउंस ये भी मिलेगा। और याद रखना, जो ये सैलरी मिलेगी इसमें टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं होता है, आपका पूरा वाइट मनी पीरियड होता है, तो जितना पैसा आप सेव कर सकते हो। तो आपका जो सैलरी लगभग 4 से 5 लाख तक का मंथली भी बन जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं ME में कि भाई 2 बार पोस्टिंग फॉरेन पोस्टिंग ले लिए तो बाकी आप जो लाइफ टाइम बाकी पोस्ट से आप कमा सकते हो, जैसे ASO CSS इनकम टैक्स, आप लाइफ टाइम में जो कमाओगे 2 फॉरेन पोस्टिंग से आप ASO इन MEA में कमा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा हाथ दाब के रखना पड़ेगा, ये नहीं कि वहाँ पे गए तो पूरा पैसा उड़ा रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं, तब तो भाई नहीं पैसा बचेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसी के हिसाब से होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। आना जाना अगर बार बार घर से कर रहे हो तब भी वो भी पैसे खर्च होंगे। अदर बेनिफिट्स, फॉरेन में एकोमोडेशन आपको मिलेगा वहाँ पे, और एकोमोडेशन भी वो भी बहुत अच्छे क्लास वाला मिलता है वहाँ पे, और आसपास ही मिलता है। अगर एम्बेसी है तो एम्बेसी के आसपास कैंपस में आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि ये बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के ऊपर में लोग रह रहे हैं, नीचे में आप काम कर रहे हो, तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। ऐसा भी जगह ऐसा भी देखने को मिला है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है आपके और आपके फैमिली मेम्बर के लिए। वहाँ का जो बेस्ट हॉस्पिटल होता है जिस कंट्री में जाते हो वहाँ पे मेडिकल और आपके डिपेंडेंट फैमिली को मिलता है। बच्चों का स्कूल का आपको मिल जाता है, वहाँ पे एक अच्छा जो स्कूल होता है वहाँ पे भी आप एडमिशन करवा सकते हो। साथ में ट्रैवल का मिलता है, साल में या 2 साल में एक बार आप आने जाने का खर्चा भी मिलता है फॉरेन से गवर्नमेंट के द्वारा, और लगेज अलाउंस वगैरह भी मिलता है। और साथ में जब आपकी फॉरेन पहली बार पोस्टिंग होती है ना, तो पहली बार शायद आप 2000 kg तक सामान अपना लेके जा सकते हो फॉरेन में, जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है घर से। बहुत सारे लोग अपना गाड़ी भी लेकर के जाते हैं, मोटरसाइकिल भी ले जाते हैं, बहुत सारा सामान अनाज वगैरह एक साथ ले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, क्योंकि पहली बार जब पोस्टिंग जाओगे तो भाई सारा सामान लेकर के जाओगे ना, तो वो सब का भी पैसा गवर्नमेंट ही देती है। और रिटायरमेंट कॉर्पस, MEA में जाओगे तो भाई रिटायरमेंट कॉर्पस काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अभी के हिसाब से देखा जाओ तो 20-30 साल बाद में जब रिटायर करो तो उस टाइम से 5 से 10 करोड़ के आसपास का रिटायरमेंट कॉर्पस आपका रहेगा। लेकिन उस टाइम के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसका वैल्यू भी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ये है आपको, ये सारे बेनिफिट्स हैं ASO इन MEA में, इसीलिए लोग MEA को ऑप्ट करते हैं। मेन रीज़न मैं यही बताऊँगा कि यही होता है कि फॉरेन में इसकी पोस्टिंग होती है। आप अपने लाइफ टाइम में 4, 5, 6 कंट्री तक आप घूम सकते हो आराम से, अलग अलग कंट्री में जाके काम कर सकते हो, और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम उसको दूर कर सकते हो आराम से, और फाइनेंशियल जो भी गोल्स है उसको भी अचीव कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं।
ट्रेनिंग, अच्छा इसकी ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग के बारे में बताया नहीं कि इसकी ट्रेनिंग भी होती है। जब आप ज्वाइन करते हो तो एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, और इसका आईएसटी में नहीं होता है, एसोस का आईएसटी में होता है, लेकिन इनका जो होता है जेएनयू का कैंपस में होता है, सुषमा स्वराज करके कुछ है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल ट्रेनिंग का कुछ करके है, ठीक है, जो कि जेएनयू में होता है 1 महीना, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा। कुछ ज़्यादा फिजिकल वाली चीज़ें तो नहीं है, बाकी सब आपको वही पॉलिसी वगैरह, फॉरेन पॉलिसी वगैरह आपको बताया जाएगा, आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाएगा, पार्लियामेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आरटीआर को कैसे हैंडल करते हैं, सीसीएस रूल जो हमारा है, कंडक्ट रूल, उसके बारे में सिखाया जाएगा। और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है आपका यहाँ पे, और प्रोबेशन के बाद ही आप फॉरेन की पोस्टिंग के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये आपका 1 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग के बाद का ये फोटो है, देखो ट्रेनिंग होने के बाद आप ऐसे वहाँ पे जो भी कोर्स डायरेक्टर होते हैं उसके साथ आपका फोटो होता है, फोटो सेशन होता है। बहुत सब लोग खुश हैं, एएसओज ही सारे हैं। अब चलते हैं कट ऑफ के बारे में जानते हैं कि इनका कट ऑफ कितना जाता है। भाई कट ऑफ तो भाई बहुत ज़्यादा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कट ऑफ क्या, तो सिलेक्शन तो एसएससी सीजीएल एग्जाम आपको है, एसएससी सीजीएल में टॉप रैंक लेकर के आना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या होता है, 18 से 30 साल के आप होने चाहिए। और साथ में इसमें जो कट ऑफ है 2024 का कट ऑफ है, 2024 में 181 वैकेंसी थी। 181 वैकेंसी में देखो यूआर का कट ऑफ कितना गया था, 390 में 362 गया था। लेकिन ये इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था 2024 में, तो ये इसलिए उतना ज़्यादा गया था। नहीं तो अगर आप 340 के आसपास भी अगर ले आते हो, 340 से 345, तो आपको एमईए मिलने के चांसेस होते हैं अगर पेपर ठीक ठाक आया तो, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ तो। ईडब्ल्यूएस का 360, ओबीसी का 359, एससी का 346 और एसटी का 344। अब 2023 में सिर्फ 91 पोस्ट आए थे वैकेंसीज। यूआर का कट ऑफ 331 गया था, देखो बहुत कम, ज़्यादा नहीं गया था, 331 गया था। ईडब्ल्यूएस का 327, ओबीसी का 329, एससी का 311, एसटी का 307, ठीक है। लेकिन आपको टॉप रैंकर्स बनने पड़ेंगे। आप अगर मान लो कि 181 वैकेंसी है ना, तो आप 200 रैंक तक लेकर के आओगे तभी आपको इसमें पोस्टिंग मिलेगी। इसमें भी देखो ये कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी होगी। हो सकता है कि 100 वैकेंसी यूआर में हो, तो आपका जो यूआर कैटेगरी में रैंक होना चाहिए 120, 130, 40, 150 तक होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा हुए तो फिर आप यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉपर्स का चॉइस यही होता है। 100 में मुझे लगता है कम से कम 70-80 लोग एमए ही चूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रमोशंस के बारे में जानते हैं कि इनका प्रमोशंस कैसे कैसे होता है। तो इसका प्रमोशंस बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, थोड़ा स्लो है। एएसओ है, एएसओ से 8 से 10 साल का जब टाइम लगता है तब जा करके आप एएसओ बनते हो, सेक्शन ऑफिसर बनते हो। और उसका 8 से 10 साल के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो, जो कि ग्रुप ए पोस्ट हो जाती है, ठीक है। आईएफएस बी कैडर में आ जाते हो आप। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का बी कैडर में आए तो उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके 6 से 8 साल के बाद आप मत जानते हो, और उसके बाद डायरेक्टर पोस्ट तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, ठीक है। ये है आपकी प्रमोशन की हायरार्की। तो टाइम लगता है, पहला पोस्टिंग में 8 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन इसमें हो जाता है। एएसओ सीएसएस में है कि आपका एक एग्ज़ाम के थ्रू आप जल्दी से प्रमोट हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है आपका, बिना एग्ज़ाम के आप धीरे धीरे करके आप इसमें प्रमोट होते हो। अब इसमें पासपोर्ट, भाई इसका पासपोर्ट अलग होता है। जब आप एएसओ इन एमईए बनते हो ना, तो आपको एक अलग पासपोर्ट मिलता है जब आप फॉरेन जाते हो तो, ठीक है। कौन सा पासपोर्ट मिलता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 4 तरह के पासपोर्ट होते हैं। ये तो देखो सभी कैटेगरी को लेकर मिलता है। ब्लू कलर का जो पासपोर्ट होता है, जो व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है ना, ये आपको मिलता है जिसमें कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इससे पता चलता है कि आपको थोड़ा सा प्रिविलेज अलग मिलता है। आपको व्हाइट पासपोर्ट जैसे ही दिखाओगे समझ जाएगा कि इसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का आदमी है, तो आपका काम चल जाएगा। और ये एक है ऑरेंज पासपोर्ट होता है, जो कि 10th जो पास नहीं किया है, ऐसे आदमी जो कि फ़ॉरेन जाना आना चाहता है, फ़ॉरेन उनके लिए 10th पास नहीं हुआ, उसके लिए ये वाला पासपोर्ट मिलता है। ये पासपोर्ट इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों को पता है कि पढ़ा लिखा थोड़ा सा कम है, तो इनको थोड़ा उस हिसाब से देखा जाता है कि हाँ भी वहाँ पे उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इनको थोड़ा सा देखा जाए, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, इस तरह से, ठीक है। जो बहुत सारे लोग वर्कर जो काम नहीं करना चाहते हैं, अरब के देशों में जो काम करने जाते हैं, तो उनके लिए इस टाइप के पासपोर्ट मिलते हैं। जो कि 10th पास नहीं होते, उनको थोड़ा सा एक अलग पासपोर्ट मिलता है। और इनको वीज़ा वगैरह मिलना, इमिग्रेशन वगैरह जो है थोड़ा सा इजीली हो जाता है इन लोगों को। और ये है रेड पासपोर्ट। रेड पासपोर्ट जो बोलते हैं डिप्लोमेट्स को मिलते हैं और हायर ऑफिसर्स को मिलता है। जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हो गए हैं, जो बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स वगैरह, एमपी वगैरह, उन लोगों को ये
जो आपका है, आपका कौन सा पासपोर्ट मिलता है, रेड पासपोर्ट मिलता है। अब आगे चलते हैं, इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में फाइनली जानते हैं। तो देखो ASO एंड MEA का प्रोज क्या है? प्रोज तो एक यही है कि फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, और फॉरेन पोस्टिंग में सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 4 से 5 गुना सैलरी होती है। और 1, 2, 3 पोस्टिंग अगर आप कर लेते हो फॉरेन में, तो आप समझो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाते हो, ठीक है। वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और फॉरेन का एक्सपोजर भी मिलता है, फॉरेन कंट्री भी घूम लेते हो साथ में, और साथ में आपकी सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। और ये कौन सी इधर लिखा हुआ है, प्रोज इधर है, ठीक है। जॉब स्टेबिलिटी वगैरह भी है, और पावर भी है। जब आप फॉरेन पोस्टिंग बोलते हो तो लोग बोलते हैं भाई विदेश मंत्रालय में काम कर रहा, तो पावर एंड प्रेस्टीज भी इसमें है। कॉन्स की बात करो तो कॉन्स यही है कि फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी तो आप घर से दूर रहोगे। स्टार्टिंग में भले अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको होम सिकनेस अगर है तो आपको प्रॉब्लम होगी। पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में होती है या फिर फॉरेन में होती है। तो अगर आपका बिहार, झारखंड जैसे ऐसे जगह पे लोकेशन में आपका घर है, तो घर से आना जाना थोड़ा सा कनेक्शन टूट जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वर्कलोड वगैरह भी यहाँ पे एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। एम्बेसीज में भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही, तो उस टाइम पे हो सकता है वर्कलोड हो, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल एवरेज वर्कलोड होता है, बहुत अच्छा स्मूथ होता है। 9 to 5:30 का जॉब होता है, कोई ज़्यादा हेक्टिक नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। तो अगर आप टॉप पोस्ट लेकर के आ रहे हो, टॉप रैंक लेकर के आ रहे हो, तो आप ASO एंड MEA को जरूर ऑप्ट करना, बहुत अच्छी पोस्ट है। बहुत सारे दोस्त ASO एंड MEA में हैं, काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है काफ़ी। और बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और पोस्ट के बारे में जानना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि किस पोस्ट के बारे में डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ, जॉब प्रोफाइल, ताकि आपको कुछ आइडिया मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, और आप भी अपना तैयारी करो, और आप भी इस जॉब में अपना आ करके अपना सर्विस दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।